Good morning everyone. Today I am going to teach class 7 SST chapter 1. In our previous class we have read the half of our first chapter, the tracing changing through 1,000 years, and today we are starting the source of medieval history. So how do we know about the medieval period? हम medieval period के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? There are various sources through which we get to know about the medieval period. So the sources are mainly two types, literary source and archaeological source. So before we start, we know about this literary source and archaeological source. So what is literary source? Literary source are a handwritten script which are written by our ancestor. Literary source inform us about the political, social, economic and the religious cultural life of our ancestor. Most of the ancient manuscripts are religions in the नेचर. ये लिटरेरी सोर्स हमको ज़्यादातर सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कल्चर के बारे में बताता है, जो कि हम लोग का एंसेस्टर जो थे वो लोग ने जो लिखा था वहाँ के बारे में. बेसिकली ये ज़्यादातर रिलीजियंस से रिलेट होता है, ठीक है. और ये हैंड रिटर्न जो होता है उसको हम लिटरेरी सोर्स बोलते हैं. और ये आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या है? व्हाट इज आर्कोलॉजिकल सोर्स? Archaeological sources are basically the material evidence like historical building, coin, inscription and the other remain that give the important details information to a particular period. So archaeological source मतलब कि जितना भी material है, जैसे कि building सब हो गया, coin सब हो गया, inscription हो गया, which other remains जो कि उस time का है, जो कि material है, not in the written फॉर्म. रिटर्न फॉर्म में जितना भी होगा वो क्या होगा? लिटरेरी सोर्स. एंड जो मटेरियल फॉर्म में होगा वो क्या होगा? हम लोग का आर्कोलॉजिकल सोर्स, जो हमको उस टाइम पीरियड के बारे में फुल डिटेल्स देगा. उसी को हम क्या बोलेंगे? आर्कोलॉजिकल सोर्स. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज नो प्रिंटिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रिटन बाय द हैंड. सो उस टाइम में कोई भी प्रिंटिंग मशीन नहीं था, तो जितना भी उनको कुछ लिखना होता था वो क्या करते थे? वो लोग अपना हैंड से लिखते थे. सो इन अ मेडिवल पीरियड देयर वाज अ spurt in literary source because of the availability of the paper and cheap cost of paper. मेडिवल पीरियड में क्या हो गया कि पेपर का इन्वेंशन हुआ. इसके बाद वहाँ पे पेपर इतना इजीली अवेलेबल होने लगा और इतना चीप रेट में होने लगा कि सभी लोग क्या करते थे कि रिटर्न फॉर्म में वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने लग गए. सो हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट. मनुस्क्रिप्ट किसको बोला जाता है? कि जो वहां पे हैंड रिटन में लिखा गया हुआ लिटरेचर को हम क्या बोलेंगे? मनुस्क्रिप्ट. सो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो ज्यादातर रूलर्स लोग, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द रिलीजियस लोग जो थे वो लोग इसको मेंटेन भी करते थे, प्लस ये लिखने का जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों का था. एंड ये जो मनुस्क्रिप्ट जो लिखा जाता था वो लोग कलेक्ट करते थे, जो कि वेल्दी मर्चेंट होता था, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स. क्योंकि ज्यादातर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो क्या था? रिलीजियस था. दैट्स व्हाई ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट वर कीप्ट इन द टेम्पल्स, मोनेस्ट्री और द वेल्दी मर्चेंट. और ये कहाँ पे रखा जाता था? ये बेसिकली लाइब्रेरीज में या आर्काइव में. आर्काइव्स वो जगह है जहां पे हम ये मैन्युस्क्रिप्ट सब रखते हैं. रीजन व्हाई दिस मैन्युस्क्रिप्ट वेर अ प्रॉब्लम. जो ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थे उस टाइम पे वो क्यों एक प्रॉब्लम था? इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड, मतलब कि इसको लेके हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते. इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट. क्योंकि ये हैंड रिटर्न था इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपना समय लेता था. इसी वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. मैन्युस्क्रिप्ट वेर द एक्सपेंसिव टू बाय बिकॉज ये हैंड रिटर्न था और मुश्किल से एक लिखा जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था. दे वे नॉट इजीली अवेलेबल, और ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होता था क्योंकि जो भी एजुकेटेड लोग होगा वही इसको लिख सकता है, बाकी लोग तो लिखेगा नहीं. So manuscripts were difficult to read as they were mostly hand written. ये hand written होने के वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता था हर किसी के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी एक इंसान का हैंड राइटिंग
दूसरे इंसान को पढ़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. So, scribes who rewrote the manuscript occasionally made the minor change over the year because of the difficulty in reading the script. So, who are these scribes? Scribes कौन थे? Scribe is a person who copy the manuscript. Manuscript को जो copy करता था उसको हम क्या बोलेंगे? Scribe. मतलब कि ये manuscript को rewrote करता था, यानी कि अगेन इसको लिखता था. तो स्क्राइब जो था वो अगेन जब इस मनुस्क्रिप्ट को लिखता था, ओकेजनली मेड अ माइनर चेंज, उसमें क्या कर देता वो लोग थोड़ा माइनर चेंज करता था बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर राइटिंग ऑफ दैट मनुस्क्रिप्ट. सो ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन द रीडिंग द स्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द टेक्स्ट एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सर्टेन टेक्स्ट. व्हाट विल हैपन? I might assume the word based on my knowledge or my information. So what would happen was the original text which was there was slowly and gradually getting changed. So like that, when there was a scribe written down the manuscript, they were copying down the manuscript, but what happened during the medieval period was there was a drastic change on the original manuscript. So, उसी तरह स्क्राइब लोगों को भी जो कुछ समझ में नहीं आता था वो लोग क्या कर देते, थोड़ा चेंज करके लिख देते थे. इसी वजह से उस टाइम का जो मनुस्क्रिप्ट था उसमें क्या हो गया, एक ड्रास्टिक चेंज आ गया. सो another problem that historians face is when the author revise their chronicles over the year. जब हिस्टोरियन लोग फेस द प्रॉब्लम व्हेन द ऑथर, जबकि ऑथर लोग क्या करते थे, अपना जो क्रोनिकल्स है वो दोबारा से लिखते थे, तब क्या हो जाता है, हिस्टोरियन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये वाला वर्जन पहले लिखा गया है या दूसरा. सो सेम हम लोग को ये जियाउद्दीन बर्नी wrote his chronicles in 1356 and again in 1358. So there is a considerable variance between the two. तो हिस्टोरियन लोगों को जब ये बुक मिला तो उनको ये कंफ्यूजन हुआ कि पहले जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा बुक लिखा था एंड बाद में कौन सा. बट फॉर्चुनेटली हिस्टोरियन केम टू नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन इन दी 1960s. सो 1960s में उन लोगों ने फाइनली पता कर लिया कि जियाउद्दीन बर्नी का फर्स्ट वर्जन कौन सा था. सो आर्कोलॉजिकल सोर्स जो कि मटेरियल sources है like monuments, temples, coins, tomb, ornament and painting. These all are the archaeological source. So through this archaeological source we can say that who made this temple, monument, coin, for what reason, and through this coin, the study of the coin is known as numismatic. Okay. So when we saw the coin of some dynasty, okay, we can say we get the lots of information about that period and which ruler has introduced the coin from which year to which year and what is the specific importance of issuing of that particular coin. Like we come to know with the help of this coin. मतलब कि हमें इस coin के थ्रू हम जिसने ये coin बनाया है, कौन सा किंग के टाइम पे ये कॉइन बना है, किस डेट से लेके किस डेट तक ये कॉइन चला है, ये सब इंफॉर्मेशन हम थ्रू दिस कॉइन पता कर सकते हैं. टॉम्ब. टॉम्ब क्या है? अ टॉम्ब इज अ हाउस चैम्बर ऑफ द डेथ. सो ये टॉम्ब किसके नाम पे बनाया गया है? फॉर एग्जाम्पल हुमायूं टॉम्ब. हुमायूं टॉम्ब किसके नाम पे बनाया गया है? हुमायूं. सो ये टॉम्ब के थ्रू भी हम हुमायूं के बारे में पता कर सकते हैं. So next one is ornament and painting. The ornament and painting also give the lots of information about that period. So next one is epigraphic source containing the inscription in the stone and the copper plate. एपिग्राफिक सोर्स वो है जो इंस्क्रिप्शन सब में या फिर किसी भी पत्थर में या कॉपर प्लेट में उस टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा गया होता है, उसके थ्रू भी हमें उस पीरियड के बारे में अच्छा नॉलेज हो सकता है.
For example, when we visit any temple or any historical place, we find the inscription with the details of the king who constructed this one and on which occasion. So all these things will be mentioned for us in the inscription. So through this inscription, we get a lot of information about that period and that kingdom. So this is your assessment for today. Word meaning, you have to search this meaning: chronicles, archives, tombs, epigraphic, inscription and numismatic. ऑलरेडी ये सब क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है. You have to write down all this word meaning. And next one, answer the following question. What do you mean by manuscript? I already told. Where it was preserved, ये कहाँ पे preserve करके रखा जाता है. And give the example of archaeological and the epigraphic source. Archaeological sources क्या क्या है और epigraphic source क्या क्या है उसका example देना. So all this work you have to send on WhatsApp. Okay? Hope you will submit all your work tomorrow. So thank you.